हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न मध्यकालीन भारत से हैं और सारे प्रश्न इतिहास की घटनाचक्र बुक से लिए गए हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं और उसी का यह दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हम लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का इतिहास को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो मोहम्मद गौरी के द्वारा 3 युद्ध महत्वपूर्ण लड़े गए थे। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की युद्ध हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो जीते हुए प्रदेश थे, उन्होंने अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की, क्योंकि वह सबसे उनका प्रिय गुलाम था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो अपनी उदारता के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक हुए उनको सुल्तान की उपाधि दी गई थी, यानी वह सुल्तान के नाम से जाने जाते थे, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था 1206 से लेकर 1526 के बीच का पीरियड था, यानी 1206 से लेकर 1526 तक जो भी शासक हुए, जितने भी वंश हुए, वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आए। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। पहला आप जानते हैं गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में 5 शासक हुए और दिल्ली सल्तनत का पीरियड 1206 से लेकर 1526 के बीच में था। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लाख बख्श है, बख्श का मतलब होगा लाखों का दान देने वाला, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, यानी 3 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका एक मस्जिद है, यानी यह अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, यानी 4 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए, कुतुब मीनार जो दिल्ली में वर्तमान में है, तो कुतुब मीनार की नींव यानी कुतुब मीनार को शुरू करवाने में कुतुबुद्दीन ऐबक का हाथ है और पूरा करवाने में इल्तुतमिश का, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव डाली किसकी याद में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह सूफी संत बख्तियार काकी से काफ़ी प्रभावित थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह सूफी संत, यानी वह सूफी से काफ़ी प्रभावित थे और सूफी संत थे उसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनसे वह काफ़ी प्रभावित थे। उन्हीं की याद में उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की निर्माण शुरू करवाई, पर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और कुतुब मीनार के बारे में और आप पॉइंट आप जान लीजिए, कुतुब मीनार में वर्तमान में अभी कुल 5 मंजिल है। कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल 5 मंजिल है, ठीक ना। और इसको पूरा करवाने में फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान है, पर गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और कुतुब मीनार में सिकंदर लोदी का भी योगदान है। आगे का प्रश्न में आपको मिलेगा
तो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि कुतुब मीनार कितने मंजिल है, तो 5 मंजिल है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और सिकंदर लोदी का इसमें योगदान है कि नहीं है? तो सिकंदर लोदी का भी योगदान है। वर्तमान में कितने मंजिल है? तो 5 मंजिल है। तो इस प्रश्न में इतने सारे क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने में इल्तुतमिश का योगदान जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जो सल्तनत की राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली को स्थापित करने में इल्तुतमिश का काफ़ी योगदान है। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की बागडोर संभाली और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली चलाई। और इक्ता प्रणाली क्या था? जमीन का एक खंड था और इक्तेदार होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इक्तेदार को हम लोग मुक्ता या वली के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इतने सारे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए? जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। यानी दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। यानी 8 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो पहले भी इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो दिल्ली राजधानी थी। पर अगर आपसे पूछा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? देखिए वही क्वेश्चन बार बार घूमकर आ रहा है। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने वाला दिल्ली सल्तनत का यही शासक यानी इल्तुतमिश ही शासक था। यानी आपसे पूछ दिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई? इल्तुतमिश। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दिल्ली सल्तनत को हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश हुआ, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हुआ, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश हुआ, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश हुआ, सैयद वंश के बाद लोधी वंश हुए। और दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वह 1206 से लेकर 1526 के बीच में था। और दिल्ली सल्तनत में जो भी सुल्तान हुए उनको, जो भी शासक हुए उनको सुल्तान के नाम से जाना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी 10 का आपका सी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कह रहा है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें जो था वह इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम यानी इल्तुतमिश का, यानी जो गुलाम वंश थे, गुलाम वंश में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह बैठा और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बैठे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। तो गुलाम का गुलाम यहाँ पर हो गया, यानी इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। यानी 12 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका आपको रजिया सुल्तान थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी रजिया किसकी बेटी थी? तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उसको अनुभव यह हो चुका था कि कोई भी उसका पुत्र योग्य नहीं है शासन करने के लिए, इसलिए रजिया को उसने बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इसलिए जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान
गद्दी पर आसीन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ध्यान में रखिएगा, यानी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन किए हैं कि इल्तुतमिश था, तो इसमें भी आंसर आपका होगा इल्तुतमिश, यानी जो मंगोल नेता थे चंगेज खां का समकालीन कौन थे? इल्तुतमिश, यानी 15 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? किसके शासन काल में, यानी तो पहले भी इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इल्तुतमिश होगा, यानी 16 का बी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को बार बार घुमाकर पैटर्न को चेंज करके दिए गए हैं घटना चक्र बुक में, ठीक है ना। चलिए, तो इल्तुतमिश ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में, पर यह आक्रमण क्या हो गया था? विफल हो गया था। ध्यान में रखिएगा, यानी 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चंगेज खां का मूल नाम था। तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आपको चंगेज खां का मूल नाम तेमोचिन था, तेमोचिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। यानी इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। ध्यान रखिएगा, मलिक जानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ता से बेदखल करने में किसका हाथ था? तो हम लोग जानते हैं रजिया बेगम जो थी वह क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई 1236 ईस्वी में, तो उसके पुत्र गद्दी पर बैठे पर योग्य शासक नहीं थे। उनके पुत्र को गद्दी से बेदखल कर दिया गया और उनके जगह रजिया को बैठाया गया। मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका बनी रजिया बेगम। पर जब रजिया बेगम गद्दी पर बैठी तो इसके विरोधी भी कुछ लोग हो गए, यानी दिल्ली के जो अमीर थे वह रजिया का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने के का कारण क्या था? कि वह एक महिला मुस्लिम शासिका थी। दरबार में खुले मुंह आने लगी, पुरुषों की तरह वह ड्रेस पहनना शुरू कर दी। इसलिए दिल्ली के अमीर ने उनको गद्दी से बेदखल करने का सफल प्रयास किया और यह प्रयास तुर्कों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, यानी रजिया बेगम को सत्ता से बेदखल करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था, यानी आपका 20 का सी आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। यानी दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे बलबन, उनका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। पर उनका वास्तविक नाम कहीं कहीं पूछ दिया जाएगा अगर आपसे, तो बहाउद्दीन था। ध्यान में रखिएगा, उनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और बलबन जो था इल्बरी तुर्क था, माने जो दिल्ली सल्तनत में सारे लोग जो थे वह क्या थे? तुर्क थे, और ये क्या थे? इल्बरी तुर्क थे। ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और इसने बलबन ने एक नया वंश भी चलाया जिसको कहते हैं बलबनी वंश। एक बार फिर से देख लीजिए कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने एक नया वंश चलाया, बलबनी वंश, और यह इल्बरी तुर्क जाति का था। दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक 5 वंश जो हुए, उसमें गुलाम वंश तुर्की थे, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश भी तुर्की थे, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश भी तुर्की थे, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश भी तुर्की थे, पर लोधी वंश जो था अफगानी था। ठीक है ना, यानी आप जब मध्यकालीन भारत का पीरियड को देखिएगा तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर। दाहिर के पिता का नाम था चच। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी आया, वह एक तुर्की था। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया, वह भी एक तुर्की था।
ठीक है ना। तो ये क्रम आप ध्यान में रखिए, कभी कभी ये पूछ दिए थे इनमें से कौन लोग तुर्की थे, कौन अरबी थे, कौन अफगानी थे। तो इस क्वेश्चन में इतना पॉइंट आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति बलबन ने अपनाई थी, यानी 22 का बी आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बलबन ने आपको जिले इलाही की उपाधि धारण की। ध्यान में रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, यानी 23 का सी, ठीक ना। यानी बलबन जो है वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भारतीय त्योहार नवरोज या नवरोज को आरंभ करवाया? तो यह बलबन के द्वारा कराया गया था, यानी नवरोज या नवरोज का आरंभ बलबन के द्वारा करवाया गया था। नवरोज यानी 9 दिन का रोजा होता था, ठीक ना। आप रोजा जानते हैं, ठीक ना। तो नवरोज ध्यान रखिएगा, 9 दिन का रोजा होता था। तो यह बलबन के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खलीफा का सहायक बलबन ने कहा था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक होते थे वो अपने को सुल्तान कहते थे, और सुल्तान का जो मेन हेड होता था वह खलीफा होता था। खलीफा कहाँ होता था? बगदाद में होता था। ध्यान रखिए, हम लोग जानते हैं इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। यानी खलीफा जो होता था वह सर्वोच्च पद होता था, और जो भी सुल्तान यहाँ शासन करने आते थे वह खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लेते थे, ठीक ना। उनके द्वारा वैधानिक स्वीकृति उनको मिलती थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं, जो आपको मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 है। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। धन्यवाद।